हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, डर लग रहा है तो टेंशन हो रही है। बिल्कुल डरने और टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने पढ़ाई की उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो वाकई में चाहते हैं कि उनका थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, और जहां तक बायोलॉजी का सवाल है तो ये जो क्लास हम लोग बना रहे हैं, ये जो क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए है। इससे आपको इतना तो फायदा मिल जाएगा एटलीस्ट कि जो टॉपिक यहां पर पढ़ाए जाएंगे इनके क्वेश्चंस बोर्ड में गलत नहीं होंगे, इस हिसाब से ये लेक्चर बनाए गए। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। तो मैंने डिसाइड ये किया कि कुछ ना ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाया जाए जो जिसका वेटेज भी बढ़िया हो और कुछ उसके मार्क्स सिस्टम भी बढ़िया हो, ऐसी मार्किंग जिससे बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जब आईसीएसई और सीबीएसई के चैप्टर को एक साथ स्टडी किया तो मुझे ये लगा कि जो प्लांट फिजियोलॉजी में एक सबसे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो बच्चों को काफी दिक्कत करता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कई बच्चों को ये लगता है कि भाई हमने ये टॉपिक ढंग से नहीं किया। तो उसी टॉपिक में से आज की क्लास के लिए हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है और सेलेक्ट किया है जो हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखिए, चैप्टर के नाम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें सर पढ़ाने वाले हैं और हम लोग प्लांट से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि बेसिक्स आपको मजबूत करना है। यहां पर जो मेन मकसद है हमारे इस वीडियो इस क्लास को बनाने का, वो सिर्फ ये है कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया कर दी जाए कि आपको इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छी तरीके से न केवल कर पाए बल्कि उसमें मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, तो होपफुली कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये वीडियो हमने इस तरह से बनाया है, ये क्लास इस तरह से डिजाइन की गई है कि चाहे आप सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो, आपको इक्वली बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये एक छोटा सा पिक्चर हमने फोटोसिंथेसिस को लेकर बनाया, बड़ा बेसिक पिक्चर है और बहुत छोटा सा पिक्चर है। अगर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस में तो हमने क्या दिखाया है कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर सनलाइट पड़ रही है और सनलाइट के साथ साथ ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, शुगर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है और ये रूट्स में कुछ वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये 4-5 चीजें मिलकर फोटोसिंथेसिस के कुछ इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करें, हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों है। वाई देयर इज ए नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, वाई देयर इज अ नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, हमें बोलने का मतलब है कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक स्टेटमेंट में अगर बोलूं और आप इसे ध्यान से सुने समझे, तो दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए सरवाइव कर पाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। और अगर ये इवेंट बंद हो जाए तो लिविंग जैसा वर्ड धरती से खत्म हो जाएगा, कोई भी इंसान लिविंग नहीं बचेगा। इंसान का मतलब चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, वो ये स्टेटमेंट है, फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस जमीन पर अगर हमारे को सरवाइव करना है तो फोटोसिंथेसिस जरूरी है। क्यों भाई, सर्वाइवल का फोटोसिंथेसिस से कनेक्शन क्या है। अगर आप कनेक्शन को समझेंगे तो देखिए, दो चीजें हमारे लिए यहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के बाद जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दो चीजें बड़ी, और ये दोनों चीजें ही इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे को चाहिए, इसलिए प्लांट ने जिम्मेदारी ली कि हम भाई फोटोसिंथेसिस करेंगे और आपको ये दो चीजें दे देंगे। अच्छा, इससे पहले अगर हम इसमें पढ़ाएं तो कुछ चीजें हम आपको ऐड करेंगे। जैसे मैं ऐड करूं और आपको लिख के बताऊं ताकि आप समझ जाएगा। हमने लिखा कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस है, होपफुली कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा भाई। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने ये तो बता दिया कि हमारे को जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज को
और हमारे को जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे को हेल्प कर रहा है सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस केवल इन दोनों के लिए नहीं है, यहां तक कि इस पर प्लांट के साथ साथ दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट होते हैं। यानी ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए भी है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर रहे हैं उनके सर्वाइवल को लेकर भी है। ठीक है, अब जहां तक इसमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ने के लिए है तो मैं एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हालांकि आपके मतलब की बात नहीं, लेकिन क्लास को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग ऐसी चीजें पढ़ते थे और जो पढ़ रहे हैं वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक छोटे से वर्ड में बताऊं फोटोसिंथेसिस का डिटेल, तो छोटा सा वर्ड ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा ध्यान फोकस यहीं पर करिएगा और आप इस लेक्चर को इस तरह से ना देखें कि जैसे आप नॉर्मल लेक्चर देखते हैं। मेरा सजेशन आप सभी को यह है, आप इसे बैठ के सुने और आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपकी ना समझा, इंस्टेंट आप लिखिए भी, है ना, तो उससे चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी। अभी फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अगर आप वो समझ गए तो इन फ्यूचर आपको इस चैप्टर के बाकी चीजों को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। जैसे फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जिसका मतलब होता है फोटो और दूसरा जिसका मतलब होता है सिंथेसिस। देखिए, फोटो का मतलब तो होता है लाइट, ये हमारे को पता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कुल मिला के अगर इन स्टेटमेंट को हम लोग समझे तो इसकी मीनिंग ये कहते हैं कि लाइट का फॉर्मेशन, भाई लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जरा आप एक चीज और गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और वो चीज क्या है आप इसमें देखिएगा कि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को अगर मैं आपको यहां पर लिख के बताऊं, लाइट को जनरली हम क्या मानते हैं, एक तरह की एनर्जी मानते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां से रिलेट कर दूं तो भाई एनर्जी का फॉर्मेशन, यानी एनर्जी बन रही है। क्या आइंस्टीन की बात अगर आपको याद आए, आइंस्टीन ये कहते थे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब क्या इसका मतलब है एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया जब एनर्जी को बना ही नहीं सकते और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनर्जी का फॉर्मेशन, तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, वर्ड गलत हो गया। लेकिन अगर गलत है तो उसको हट जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी ये सर्वाइव कर रहा है, ये वर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे की स्टोरी भी जाननी पड़ेगी। आइंस्टीन ने कहा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी वो बोलते हैं इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसका मतलब अगर हम प्लांट को लेकर जिम्मेदारी से कहें कि प्लांट इकलौती ऐसी चीज है जो सन के अंदर मौजूद उस सोलर एनर्जी को, सन के अंदर मौजूद इस सोलर एनर्जी को प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में और बाद में ग्लूकोज का इस्तेमाल करके कुछ चीजें बनाई। कुछ चीजों का इस्तेमाल जो ग्लूकोज के लिए किया गया, उस ग्लूकोज का जो रोल है जहां पर यह कि हम इससे कुछ काम करेंगे, और ग्लूकोज से काम करने को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज बेसिकली एक टाइप ऑफ केमिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये दो तरह की एनर्जी यहां पर डिफाइन कर दी गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि क्यों इसका मीनिंग कुछ और है और इसको हम क्यों कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपको स्कूल में नहीं लिखनी है। आपको स्कूल में कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, आइए हम बात कर लेते हैं स्कूल में लिखी जाने वाली डेफिनेशन। ये देखिए, ये एक चीज लिखी हुई है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने दिखाया आपको। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लांट के अंदर एक लीफ है, लीफ से सनलाइट है, यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और ये पूरा प्रोसीजर है। हम आपको सिंप्लीफाई करके बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या। देखो, ये कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशंस, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप प्रोकैरियोटिक नहीं कर सकते। देखिए, प्रोकैरियोटिक, अब आपको देखिए घबराएंगे तो नहीं है कि आपको प्रोकैरियोटिक नहीं आता, यूकैरियोटिक नहीं आता। यार सीधे सीधे बताऊंगा, आपको सुनना है, जो बोल रहा हूं वो सुनना है, जो लिख रहा हूं वो लिखना है, यही दो काम करने। तो अगर आपको प्रोकैरियोटिक वर्ड नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा सेल दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है।
ठीक है, और उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, केवल राइबोसोम पाया जाता है, वो भी बिना मेम्ब्रेन का होता है इसलिए पाया जाता है। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो प्रोकैरियोटिक है, इसके बावजूद वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसको यहां पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो हायर प्लांट में पढ़ रहे हैं, इन जनरल नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम इन जनरल पढ़ेंगे तो वहां पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। खैर, और ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 6CO2, होपफुली कि आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. What is written? CLF, that means chlorophyll, to form glucose and oxygen. ये एक्चुअल रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को समझने के लिए काफी है। एक्चुअल और काफी दो वर्ड मैंने यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया? क्योंकि क्या होता ना, आपने केमिस्ट्री में इतना तो जान रखा है, इधर जो होता है रिएक्टेंट होता है, इधर जो होता है प्रोडक्ट होता है, और ये इनकी प्रेजेंस में हो रही है। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस में सन, क्लोरोफिल, सन बोले तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। लेकिन इक्वेशन यहां से तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये गलत हो जाती है क्योंकि आप इस रिएक्शन को ये समझें कि भाई पानी तो प्लांट ने लिया जमीन से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा एटमॉस्फेयर से थ्रू द स्टोमेटा। तो ये जो प्रोसेस है स्टोमेटा से पानी का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और रूट से पानी का लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब अंदर आएगी? जब स्टोमेटा ओपन करेंगे। और स्टोमेटा कब ओपन करेंगे? जब ट्रांसपिरेशन होगा। अब यहां पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बिना ट्रांसपिरेशन के एक वर्ड जोड़े इनकंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है और आपका एग्जामिनर ये पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड है। उस क्वेश्चन का मतलब है व्हाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल, या ट्रांसपिरेशन इज ए प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चे लोग समझते गिव रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया और आप बड़ा कंफ्यूज, यार गिव रीजन आ गया कैसे करना है। यार पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना, उसको लिख देना, खत्म। भाई क्या है ना, आपके घर में एक दरवाजा है और दरवाजे से आपके डोरबेल बजी और आपके पापा अंदर आ रहे हैं। आपने गेट खोला, जैसे ही आपने गेट खोला पापा अंदर आए, मम्मा बाहर चली गई। तो इसका मतलब क्या? दरवाजा इज लाइक ए स्टोमेटा, पापा इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मम्मा इज लाइक वाटर वेपर जो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में जा रही है। तो इसीलिए जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे को ये वाली इक्वेशन ज्यादा सूटेड है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, होपफुली कि आपको समझ आ रहा होगा। ये वाटर, ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां पर रिलीज हो रहा है बेटा, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये तभी रिलीज हो रहा है जब प्लांट ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है और यहां पर वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। होपफुली कि आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि कौन सी मैकेनिज्म कहां पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, देखिए हम इसमें जो बात आपको बताने वाले हैं उस इक्वेशन को लिख के दोबारा बताते हैं। मैंने कहा कि भाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? एज ए रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यही होगा। और ये एरो बनाया, इसके ऊपर मैंने लिखा सनलाइट। तो ये हम लोग SL भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मगर आपके लिए मैं पहली बार ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आएंगे। और ये मैंने लिखा CLF, CLF मींस क्लोरोफिल, याद रखिएगा CLF मींस क्लोरोफिल। और उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस इसके साथ ही साथ यहां पर मैंने वही वाटर वेपर को लिखा 6H2O, और जो H2O मैंने बताया था ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के दौरान रिलीज करता है। अब आइए मैकेनिज्म को हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप ये प्रोसेस नहीं देखेंगे आपके दिमाग में कोई चीज अच्छे से बन नहीं पाएगी। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा वाटर का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। आई रिपीट अगेन, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? बेटा ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और जैसे ही वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ वहां पर से H आयन रिलीज हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रही है
और HN निकल रहा है। अब जरा आप इस इक्वेशन को, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं भी आती, बड़ा बेसिक है यार, इसको देख लो। H2O में से H निकल गया और O ऐड हो रहा है, तो क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग सुनते समझते देखते आए हैं कि जो ऑक्सीजन हमको मिल रही है, यहां पर देखिएगा, जो ऑक्सीजन हमको यहां पर मिल रही है, दैट ऑलवेज कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां से क्यों नहीं निकल रही? क्यों दिमाग में आया? इसलिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल, यहां पर भी 12 मॉलिक्यूल। बेटा यहां से ऑक्सीजन इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ये वाला ज्यादा वीक है कंपेरेटिव दिस वन। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पे, चाहे वो मून हो, चाहे वो मंगल हो, मार्स या कोई और जगह पर, वो सबसे पहले पानी ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि जहां पर पानी हमने डिस्कवर कर लिया, तो पानी के डिस्कवर करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे ऑक्सीजन बनेगी, और वाटर ऑक्सीजन जहां मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पर फोटोसिंथेसिस कराई जा सकती है, क्योंकि सनलाइट तो मिलेगी। लाइट मतलब क्यों? एनर्जी। लाइट का मतलब सिंपली एनर्जी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन मैंने बता तो दिया कि किसका हुआ, तो मैंने यहां पर लिखना है कि ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का और उससे बनी ऑक्सीजन। अब एचायन निकला तो ऑक्सीडेशन, एचायन कहीं पर जुड़ जाए। जब एचायन कहीं पर जुड़ेगा तो आपको केमिस्ट्री वाले बच्चे समझ जाएंगे बढ़िया से, उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। बन क्या रहा है? बन रहा है बेटा ग्लूकोज। तो अब आप मैकेनिज्म देखिए, आपके पास दो ही चीजें बननी थी, वन इज ऑक्सीजन एंड अदर वन इज ग्लूकोज। तो भाई मेरे एक ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे स्कूल टीचर में नहीं पढ़ाया। मैं मानता हूं नहीं पढ़ाया। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चा, ये क्वेश्चन तब आएंगे जब आपकी 3 चीजें खराब हो जाए, किस्मत, पेपर और इन्विजिलेटर। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिए, ठीक है। तो रिडॉक्स, अब एक मार्क का क्वेश्चन आ गया, गिव रीजन व्हाई फोटोसिंथेसिस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, या जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट फोटोसिंथेसिस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये बात यहां पर मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को जस्टिफाई किया। अब आइए एक बात और करते हैं, आपसे कहा जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन बताइए। अभी तक इतना टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट कर लिया, डेफिनेशन नहीं सुना है। डेफिनेशन क्या होती है? पूरा मैकेनिज्म एट ए ग्लांस, एक बारी में समझना है, और बिल्कुल ध्यान लगा कि सुनना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो मेन मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। अब आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन तो हमको बचपन से याद है, तो बेटा डेफिनेशन तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अब आप सुनिए, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम, कहां से लेंगे जरा याद करिए, वाटर का इस्तेमाल कहां से हो रहा है? वाटर आपको मिल रही है सॉइल से, मिट्टी में पानी है, और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्रोसेस क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस। देखिए कंप्लीट स्टेटमेंट है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड CO2 एज ए रॉ मटेरियल, water from soil through root hair by endosmosis। CO2 के बारे में यहां लिख रहा हूं, CO2 from atmosphere, एटमॉस्फेयर में मौजूद है CO2, through स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ रही है, by the process of डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ रही है, ठीक है, और in the presence of sunlight। अब सनलाइट के बारे में बता दूं एक लाइन, बहुत ध्यान सुनिएगा। सनलाइट के बारे में लाइन ऐसी है, sunlight that contain photon। what do you mean the photon? Photon is nothing beta, it is simply a type of energy packets। ये एनर्जी पैकेट्स हैं। एनर्जी पैकेट समझते हो? जैसे आजकल दिवाली आने वाली है, जल्दी से आप जाएंगे मार्केट में, आप बम लेके आएंगे। व्हाट इज बम? अरे वो वाला बम नहीं यार, जो क्रैकर्स होते हैं वो, तो वो लेके आएंगे। आप उसे जब जलाएंगे, क्रैक करेंगे, तो एनर्जी तो निकलती है, तो साउंड निकला, लाइट निकली, दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी हो गई यहां पर, ठीक है। तो फोटोन, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, दैट इज बेसिकली एनर्जी पैकेट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज
एज अ मेन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट है। अब मेन प्रोडक्ट है लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल। देखिए भाई लोग ये वर्ड सुन लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल क्या है। अब आप कहेंगे सर बायोमोलिक्यूल क्या होता है। देख बेटा, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बीमार हो गया, उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर ने कहा यार इसकी बॉडी में तो आयरन कम हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप सुबह उठोगे अच्छा आयरन कम हो गया, आप गए घर में देखा गेट लगा लो, खा गए गेट, भाई आयरन है ना उसमें, नहीं खा सकते आप वो आयरन खाएंगे जो बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में। अब आप कहेंगे ये क्या है, बायोमोलिक्यूल अलग है। देख बेटा ध्यान समझा रहा हूं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मॉलिक्यूल बनाया गया, बायो मींस लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब लिविंग के लिए यूज हुआ। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हम वो नहीं करेंगे चौक खा लें, चौक जानते हो, चौक जिससे लिखता है स्कूल टीचर, वो खा लें, कैल्शियम उसमें भी है, बहुत लोग खाते भी है, आपने भी खाया हो। तो वो चीजें खानी है जिसमें बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में कोई चीज मौजूद है। तो यहां पर वो मैं बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में बना, इस ग्लूकोज को लिविंग खा सकता है, समझाने का मतलब ये था। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन एंड लिबरेट ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। अभी सारी चीजें असेंबल कर दूंगा लास्ट में, लिख लेना आप आराम से। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ये इसका स्टेटमेंट है। अब देखिएगा एक बार मैं इसको समझा रहा हूं, आप सुनिएगा, डेफिनेशन को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग water and carbon dioxide as raw material, water from soil through root hair by endosmosis, CO2 from the atmosphere through stomata by the process of simple diffusion, in the presence of sunlight that contain photon energy packet with the help of chlorophyll। आपको बता दूं क्लोरोफिल के बारे में, पिगमेंट्स यही तो ट्रैप करेंगे भाई, सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन चीज चाहिए, तो यही चाहिए, इसीलिए प्लांट ग्रीन होते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो ट्रैप करेगा टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एज ए मेन प्रोडक्ट, लिबरेट ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन मैंने बताई जो आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख डालो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख डालो। अब आप कहेंगे सर समझ में आ गई बेटा, ना इतने बड़े विवेकानंद हम हैं कि हमको पहली बार में आया था, ना आप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिख लो क्योंकि एग्जाम होगा आपका, इंटरव्यू नहीं होगा, आपको भी लिखना पड़ेगा। आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा ये देखिएगा। अब फोटोसिंथेसिस कहां होगी, ये चीज मैंने बता रखी। मैंने ये बताना कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो देखिएगा साइट में यहां पर लिख जरूर दिया गया कि लीफ इज द बेस्ट सूटेड ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाई। लेकिन मैं आपको बता दूं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस में एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट दिमाग में सेट कर लेना, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के हर एक ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। वो जरूरी नहीं वो लीफ हो, वो स्टेम हो सकता है, वो फ्लावर के बर्ड्स हो, कहीं पर भी। इसीलिए मैंने एक राइम बनाई थी, जहां जहां हरा है समझ लो क्लोरोफिल भरा है, और वही फोटोसिंथेसिस धरा है। फिर से सुनो, जहां जहां हरा है समझ लो क्लोरोफिल भरा है, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस धरा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। हां, प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रीन अगर कुछ होता है तो वो लीफ होता है, तभी यहां लिखा गया है लीफ इज द बेस्ट सूटेड ऑर्गन फोटोसिंथेसिस, व्हाई द कलरलेस फ्लैटेंड सेल्स of the epidermis and colorless productive waxy cuticle readily allow light to pass through the leaf surface of the photosynthetic tissue. The closely packed palisade cells maximum light absorb of the photosynthesis। ये मैंने पढ़ दिया और आपको कुछ नहीं समझा, ये मैं जानता हूं, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन ये है कि लीफ ही क्यों, तो जवाब सुनिएगा। लीफ इसलिए कि मान लीजिए ये कोई पत्ती है, भाई थोड़ा ड्राइंग खराब है, इसको मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। ये कोई पत्ती है, तो लीफ के अंदर जो इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लमाइना। ये लीफ ब्लेड बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट लीफ ब्लेड एंड ऑल्सो कॉल्ड इज लमाइना। अभी क्या है कि ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करता है, तो जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया, सनलाइट उतनी ज्यादा कॉन्टैक्ट में आएगी, और जितनी ज्यादा सनलाइट कॉन्टैक्ट में आएगी आप ये देखेंगे कि उतना ही ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा लाइट को। तो जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रूल लगा लीजिए आप, ठीक है,
जितनी ज्यादा लाइट आएगी, जितनी ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अरे भाई जितना फ्यूल होगा गाड़ी में, आप उतनी दूर तक जा सकते हैं ना। जितनी एनर्जी मेरे अंदर अभी है उतना लंबा हम पढ़ा सकते हैं। जितना पेशेंस तुम्हारे अंदर है उतनी देर तक तुम बैठ के सुन सकते हो। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप 2 मिनट उधर देखोगे, 4 मिनट उधर देखोगे, 2 मिनट मोबाइल देखोगे, ऐसे नहीं होगी पढ़ाई। हम यहां मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी आईज, डेटा, सब चीजों को खर्च कर रहे हो, आप उसका यूटिलाइजेशन करिए। ये वीडियो बनाना, लेक्चर बनाना इज नॉट अ बिग टास्क। आपका भी बैठना इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अगर मेरे इस बनाने से, आपके बैठने से आपको वाकई में मैं समझा ले गया, तो सबसे बड़ी चीज यही है बेटा। और ये इसलिए नहीं पढ़ो कि एग्जाम में आएगा, ये इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम बड़े हो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई सब ओवर हो जाए, फिर पता चला तुम्हारे भाई का बेटा आ गया, पूछ लिया चाचू चाचू जरा मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ा दो, तो तुम्हारे मुंह से ये ना निकले यार हमने पढ़ा था अब हम भूल गए। ऐसा कोई बोलता? नहीं बोलता, स्टूडेंट तो नहीं बोलता यार। और मैं आपको कोई बड़ी चीज नहीं पूछ रहा है, बच्चा छोटी छोटी चीज पूछ रहा है जो अपनी चादर होती है। ठीक है, इसलिए पढ़ लो बेटा। ठीक है, ओके। नाउ तो लमाइना इसको ऑब्जर्व करता है। अब देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन है, जो चीज लिखी है, 2 बातें मैं बता रहा हूं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सीड 2 तरह के होते हैं। सीड आप जानते हो, सीड आप जो खाते हो कभी कभी, आमंड वगैरह है। ठीक है, गुठली नहीं खाते आम की, आमंड, बादाम है, इस तरह के सीड जो होते हैं। ठीक है, चिया सीड है, बड़ा फेमस होता है। तो सीड 2 तरह के होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड, और एक जिसे हम लोग बोलते हैं डाइकॉट सीड। वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट सीड, वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। मोनोकॉट 1 कॉटलीडन, डाइकॉट इसमें 2 कॉटलीडन। नहीं भी पढ़ा तो मैंने बता दिया यार। अब मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है फिर से सुनना है। देख बेटा, आप ये समझिए कि मोनोकॉट का मतलब 1 कॉटलीडन, जिस सीड को दबाओ और वो टूटे ना 2 इक्वल पार्ट में। जैसे मूंगफली का दाना, मूंगफली के दाने को दबाओ, खट से 2 इक्वल पार्ट में टूट गया। चना 2 इक्वल पार्ट में टूट गया। मटर की दाल 2 इक्वल पार्ट में टूट गई। लेकिन अगर आप पॉपकॉर्न, भुट्टा जिससे बोलते हैं, वो कॉर्न होता है मेज वाला, उसको दबाओ 2 इक्वल पार्ट में नहीं बचेगा। तो वो क्या होता है, मोनोकॉट सीड होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के अंदर जो पौधा बनेगा वो मोनोकॉट सीड से बना मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट से बना डाइकॉट प्लांट। तो ये मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर लीफ का बनाया है, ये डाइकॉट का बनाया गया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि देखो डाइकॉट में 2 तरह की सेल्स है, इतना आपके मतलब बनी है। देखिए कुछ चीजें हैं, पढ़ाने को तो फोटोसिंथेसिस बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, आपके मतलब की क्या चीज है वो जरूरी है ना। तो मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना 10th का बच्चा जानना चाहिए उसको, और 10th के बच्चे को एग्जाम में लिखने में हेल्प मिल जाए, उतना ही कर रहा हूं। ठीक है, तो 11-12 का टच नहीं है, बेस हो सकता है 11-12 का, लेकिन इसका मेन मकसद है आपका बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करना। जो 11-12 के बच्चों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें लगता है यार हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। 11-12 के बच्चे इसको पढ़े, बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करें। आइए अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हमने लीफ के स्ट्रक्चर को देखा, अब जरा एक चीज और देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये तो उसी के पार्ट है कि पहली सेट सेल क्या है, इन सब चीजों को आपके मतलब नहीं, बस आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा जो मैंने बताया आर द साइट फॉर गैसेशन, मैंने पहले ही बता रखा था, और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल्ड बाय ए स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, जिन्हें हम लोग गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको और ऐड करूंगा, वो है रॉ मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगा, लेक्चर ओवर हो जाएगा। देखिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस में पहला सनलाइट है, दूसरा क्लोरोफिल है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं बार बार लिखता हूं, सनलाइट कहां से मिल रही है, सन। क्यों मिल रही है भाई, अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां की, सोलर एनर्जी ही तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल कहां पर है, क्लोरोफिल के बारे में आपने क्या सुनना है, क्लोरोफिल ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने फिर से वो गाना याद करिएगा, जहां जहां हरा है समझ लो क्लोरोफिल भरा है, और वही फोटोसिंथेसिस धरा है। तो ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने इसीलिए ऐसे बनाया, गौर से देखिएगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलती कहां से, एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आजकल पैटर्न क्या चेंज हुआ, एमसीक्यू आ गए बेटा। अब एमसीक्यू या तो फिर आप सैक्रिफाइस कर दो, एमसीक्यू करने नहीं है। ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी।
और समझेंगे कैसे? आप समझेंगे ऐसे, देखिएगा, इन दोनों का एक कॉमन सोर्स होता है, एंड द कॉमन सोर्स इज बेसिकली, क्या है कॉमन सोर्स? रेस्पिरेशन। मैं इस पॉइंट को डिटेल में बताने जा रहा हूं, आप उसको सुनिएगा और वही आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। मैंने लिखा कि रेस्पिरेशन कुड बी अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कैसे है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैं एक प्लांट सेल बनाऊं, जब कभी भी कोई बंदा बनाए या कोई टीचर बनाए और वो उसमें सेल वॉल ना बनाए, आप इग्नोर कर दीजिए, आप मना कर दीजिए, सर ये प्लांट सेल नहीं है। क्यों सर? सेल वॉल नहीं बनाई आपने। तो सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। मैंने सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेली का जिक्र किया, एक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और एक जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मैं जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। अब जरा मैकेनिज्म याद करिए कि अगर मैं इसको ज्यादा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, यहां से थोड़ा वाटर दे दूं और ऊपर से सनलाइट मिल ही रही है, दिस इज कॉल्ड सनलाइट, और क्लोरोफिल इसके अंदर भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्या होगा? यहां फोटोसिंथेसिस होगी, और जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनेगी। अब आप सुनिएगा, इस क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऑक्सीजन गई माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी बनी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और साथ ही साथ क्या निकला? CO2 बना, साथ ही साथ क्या निकला? वाटर बना। ये दोनों वेपर के फॉर्म में, ये दोनों वेपर के फॉर्म में, और ये दोबारा यूज कर लिया जाता है। क्या ये मैकेनिज्म समझ आ गई? इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्पिरेशन इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम रेस्पिरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये थी आज की क्लास, होपफुली कि आपको समझ में आ गया। आज हमने रॉ मटेरियल तक का डिस्कस कर लिया। अब जब अगली क्लास आएगी, उस अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और उसके बाद समरी मैकेनिज्म, यानी हम 2 से 3 क्लासेस में आपका पूरा फोटोसिंथेसिस बिल्कुल आपके ब्रेन में सेट कर देंगे। आप इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, होपफुली कि आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।